ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविड से शादी का एपिसोड नंबर 346 से आगे की। तो चलिए देर न करते हुए हम इस कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं। कार्तिक ने अपने असिस्टेंट संजय को रीत की लास्ट लोकेशन और हॉस्पिटल से निकलकर वो कहाँ गई है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था और अभी वो अपने कार में बैठकर संजय की कॉल का ही वेट कर रहा था। अब उससे ही कोई क्लू मिले रीत कहाँ हो सकती है, वरना कार्तिक से जितना हो सका था उसने वहाँ रीत को ढूंढ लिया था। बहुत देर तक संजय के कॉल का वेट करने के बाद भी जब संजय ने कॉल नहीं किया तो कार्तिक ने उसे खुद ही कॉल कर लिया था और बोला, क्या हुआ है संजय, इतनी सी इन्फॉर्मेशन में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। कार्तिक की बात सुनकर संजय ने कहा, सर मैम की लास्ट लोकेशन तो मिल गई है। हॉस्पिटल के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा था वो खराब हो गया था, जिस वजह से हमें मैम के बाहर जाने की फोटोज नहीं मिल रही है। मैं रोड पे लगे सीसीटीवी की फोटोज निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उस टाइम के फोटोज डिलीट हो गए हैं। संजय की बातें सुनकर कार्तिक श्योर हो चुका था कि रीत किसी मुसीबत में है। किसी ने जान से ये सब किया था जिससे किसी को भी रीत के हॉस्पिटल से बाहर जाने का कोई फोटोज न मिले। संजय की बातें सुनकर कार्तिक ने कहा, फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। हाईवे की थी, संजय ने जवाब दिया था। संजय की बात सुनकर कार्तिक बोला, उस हाईवे के सीसीटीवी फोटोज निकलवाओ। कार्तिक ये कहकर फोन रख दिया था। वो समझ चुका था कि रीत किडनैप हो चुकी है। इस समय कार्तिक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने रीत के आसपास अपने बॉडीगार्ड नहीं लगा रखे थे, जबकि वो जानता था कि उसके दुश्मन की कमी नहीं थी। कार्तिक अपनी कार को ड्राइव करके उस तरफ जा रहा था जहां पर रीत का लास्ट लोकेशन था। शायद वहां जाकर ही कार्तिक को कुछ पता चल जाए या डायरेक्शन दिख जाए। दूसरी तरफ उदय अपने रूम में काम कर रहे थे। इंडिया आने के बाद उदय का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काम करते हुए उदय प्रताप ने टाइम देखा, रात के करीब 12 बज चुके थे और ना तो कार्तिक घर आया था और ना ही रीत। उदय को लगा कि दोनों कहीं अकेले घूमने गए होंगे, जिस वजह से उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया था। काम पूरा करने के बाद उदय उठकर अपने रूम के विंडो के पास गए और बाहर देखने लगे थे। बाहर आसमान में चांद ने अपनी चांदनी फैला रखी थी और अंधेरी रात में एक रोशनी कर रखी थी। सभी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उदय बाहर देख रहे थे, तभी उनका फोन रिंग हुआ। उदय ने जब अपने फोन की आवाज सुनी तो वो अपने फोन के पास गए और देखा कि कॉल उनके असिस्टेंट अमन का है। इतनी रात को अपने असिस्टेंट का कॉल देखकर उदय समझ गए थे कि बहुत जरूरी बात होगी। उदय कॉल रिसीव करके बोले, हेलो। उदय की आवाज सुनकर अमन बोला, सर एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। कहो, उदय ने जवाब दिया था। उदय की बात सुनकर अमन बोला, रीत मैम का शाम से कुछ पता नहीं चल रहा है और कार्तिक सर उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। अमन की बात सुनकर उदय चौंक गए थे। उन्हें लगा था कि रीत और कार्तिक कहीं बाहर गए होंगे साथ में, लेकिन यहाँ तो पूरा मैटर ही अलग निकला था। साथ ही ये बात सुनकर उदय को गुस्सा भी बहुत तेज आया था। उदय प्रताप गुस्से में बोले, शाम से पता नहीं चल रहा था और तुम मुझे अभी बता रहे हो, क्या इसलिए मैं तुम्हें पेमेंट देता हूँ। कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लापरवाही पसंद नहीं है। उदय को बहुत ही कम गुस्सा आता था, लेकिन जब भी आता था वो बहुत खतरनाक होता था। ये बात अमन अच्छे से जानता था और आज उदय की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो खुद डर गया और बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे अभी कुछ देर पहले ही इन्फॉर्म किया है। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अमन की बात सुनकर उदय ने खुद कहा, जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। और वो बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे, उन्हें किस लिए अपॉइंट किया गया था जब वो अपना काम सही से नहीं कर पाए। तो उदय ने अपने गार्ड को सभी की सेफ्टी के लिए पहले से ही लगा रखे थे, लेकिन आज इन सभी के होते हुए भी रीत गायब थी। इसका मतलब साफ था कि जो भी इस किडनैप के पीछे था वो इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने इतनी स्मार्टली पूरी किडनैपिंग को अंजाम दिया था। उदय की बात को सुनकर अमन ने कहा, सर वो गार्ड्स मैम के हॉस्पिटल के आसपास ही थे, लेकिन अचानक ही हॉस्पिटल के बाहर कुछ हंगामा होने लगा और शायद इसी बीच मैम हॉस्पिटल से निकल गई थी, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चला। अमन की सारी बातें सुनकर उदय ने कहा, सभी गार्ड्स को रीत का पता करने में लगा दो। मुझे नहीं लगता है कि वो इस शहर से बाहर गए हैं। उदय इतना बोलकर अपने फोन को रख दिए थे और फिर उन्होंने कार्तिक को कॉल किया। दूसरी तरफ कार्तिक उस हाईवे पे पहुंच गया था जहां पे रीत का आखिरी लोकेशन था। वहां पे पहुंचकर भी कार्तिक को कुछ गलत नहीं लग रहा था। कार्तिक कुछ कर पाता तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। उसे लगा कि संजय ने कुछ डिटेल्स दी होगी, जिस वजह से उन्होंने ओपन करके रखा था।
वो नोटिफिकेशन अननोन नंबर से आई हुई थी। कार्तिक उसे पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि रीत के बारे में जानने के लिए उसे उनके दिए हुए एड्रेस पे आना होगा और वो उदय या राजवीर को इस बारे में नहीं बता सकता था। जैसे ही कार्तिक ने ये मैसेज पढ़ा तभी उसके फोन पे उदय का कॉल आने लगा था। कार्तिक सोच रहा था कि वो उदय का कॉल रिसीव कर ले, लेकिन कहीं न कहीं वो जानता था कि उदय का क्या सवाल होने वाले थे और अभी इस वक्त कार्तिक के लिए रीत की सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी। अगर वो इंसान कार्तिक पे नजर रखे हुए थे तो अभी उसका ये कदम रीत को मुसीबत में डाल सकता था। यही सब सोचकर कार्तिक ने उदय का कॉल नहीं रिसीव किया था। कार्तिक अभी खुद जाकर पता करना चाहता था कि आखिर किसने और क्यों रीत को किडनैप किया है। कहीं न कहीं अपने मन में कार्तिक शायद जवाब भी जानता था, इसलिए उसे अकेले जाने में भी डर नहीं था। दूसरी तरफ राजवीर और इसकी अभी तक जगे हुए थे क्योंकि उनकी बेटी सो नहीं रही थी। रीवा बहुत देर से जाकर खेले जा रही थी और इस वजह से राजवीर और इसकी में से कोई भी नहीं सो पाया था। रीवा को देखकर नहीं लग रहा था कि वो जल्दी सोने वाली थी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल रखी थी और अपने हाथ पैर चलाकर खेल रही थी। उसे इतना एक्टिव देखकर इसकी बोली, इसे देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये सोने वाली है। इसकी की बात पे राजवीर बोला, हाँ अभी इसका खेलने का मन है लेकिन मेरा नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक तो सुबह आपने जल्दी उठाकर मुझे कॉलेज भेज दिया और अब मुझे ये सोने नहीं दे रही है, इसकी ने राजवीर से कहा। इसकी की बात पे राजवीर बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो जाग ही रहा हूँ ना। राजवीर की बातों को इसकी इग्नोर करके रीवा की तरफ देखकर बोली, प्लीज बेटा सो जाओ ना और मम्मा को भी सोने दो, सुबह जल्दी उठकर मम्मा को कॉलेज जाना होता है। अब आप सुबह खेल लेना अपने डैडी के साथ। इसकी की बातें सुनकर राजवीर ने कहा, समझ गई तुम्हारी बात तुम्हारी बेटी। ये बोलकर राजवीर हंसने लगा था। इसकी ने उसे छेड़कर देखा और कहा, आपको हंसी आ रही है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ट्रिप पे आपने रीवा का टाइम टेबल ही खराब कर दिया है। अभी अपनी नींद दिन में पूरा करके रात को जागने लगी है। मैं कह रही हूँ अगर ये सोई नहीं तो मैं भी कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, सुबह देर तक सोकर अपनी नींद पूरी करूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, मैं सुला दूंगा रीवा को, राजवीर ने इसकी की बात का जवाब देते हुए कहा था। राजवीर की बात सुनकर इसकी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद सुला लेंगे, रात भर खेल भी लेंगे रीवा के साथ जाकर, लेकिन ये नहीं कि मेरी छुट्टी करवा दें। इसकी बड़बड़ाते हुए लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उसे राजवीर के बिना जल्दी नींद नहीं आती थी, जिस वजह से वो सिर्फ करवट बदल रही थी। काफी देर के बाद भी जब इसकी को नींद नहीं आई तो वो राजवीर से बोली, अभी भी खेल रही है क्या? इसकी की आवाज सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया था। रीवा की छोटी आंखों में नींद नहीं थी। ये सुनकर इसकी बोली, दीजिए मुझे दूध पिलाकर सुला देती हूँ इसे। इसकी की बात सुनकर राजवीर बोला, तुमने कितनी बार कोशिश की लेकिन ये सो नहीं रही है, कुछ देर रुक जाओ और खुद ही थक के सो जाएगी। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा था और राजवीर के पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब दिन में मुझे इसके साथ खेलना होता है तब तो नींद में रहती है और अभी देखो कैसे आंखें टिमटिमा रही है। राजवीर इसकी की बात पे हंसते हुए बोला, आंखें जरूर तुम्हारे ऊपर गई है इसकी। राजवीर के बात पे इसकी बोली, पूरी आपकी तरह लगती है, एक आंखें मेरे पे गई है, उसमें भी आपको जलन हो रही है। जी नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, वो तो तुम्हारा काम है, राजवीर ने कहा था। राजवीर की बात पे इसकी बोली, अच्छा आपको जलन नहीं होती, कितना झूठ बोल रहे हो आप। इसकी की बात पे राजवीर तुरंत से बोल दिया था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आपको जलन होती है या नहीं, इसकी ने राजवीर से कहा। इसकी की बात पे आगे राजवीर कुछ नहीं कहा था और रीवा को गोद में लेकर बोला, मैं ट्राई करता हूँ इसे सुलाने की। ये बोलकर राजवीर रीवा को लेकर रूम में चक्कर लगाने लगा था, जिससे उसे जल्दी नींद आ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। रीवा को कुछ ही देर के बाद नींद आने लगी थी। कुछ देर में रीवा राजवीर के गोद में ही सो गई थी और राजवीर ने उसे धीरे से बेड पे सुलाकर इसकी से कहा, अब तुम भी सो जाओ। इसकी ने देखा कि राजवीर ने कितनी आसानी से रीवा को सुला दिया था। ये देखकर इसकी बोली, जब आप रीवा को सुला सकते थे तो आप इसे पहले क्यों नहीं सुलाएं? क्योंकि वो थकी नहीं थी, कुछ देर खेलकर वो थक गई थी, जिस वजह से आराम से सो गई, राजवीर ने इसकी से कहा। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा था। थोड़ी देर में राजवीर इसकी के बगल में लेटकर उसे बाहों में लेकर सो गया था। एक तरफ तो सुकून की नींद थी, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की नींद उड़ चुकी थी। वो बेचैन था, बस कैसे भी करके उसे रीत को जल्द से जल्द ढूंढना था। वहीं कार्तिक ने जब उदय का कॉल नहीं उठाया,
उसके तुरंत बाद ही उदय घर से निकलकर कार्तिक को ढूंढने चले गए थे। उन्हें डर था कि कहीं कार्तिक कुछ गलत कदम न उठा ले या फिर किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। अक्सर ऐसे हालात में इंसान को समझ नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत, और यही कार्तिक के साथ भी हो रहा था। उसने ना तो उदय से कुछ कहा और न ही राजवीर से। अब उसका ये फैसला इतना सही था और कितना गलत, ये इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता था। कार्तिक अपनी कार को लेकर उस एड्रेस की तरफ निकल गए थे जो उसे मैसेज में मिला था। कार्तिक अपने मन में बोला, बस कैसे भी करके मुझे ये पता चल जाए कि रीत कहाँ है। आई होप वो बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ न हुआ हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए थे और आज ये सब हो गया था। वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कार्तिक उस एड्रेस पे पहुंचा तो वो कोई फार्म हाउस टाइप का लग रहा था। ना तो ज्यादा बड़ा था और न ही ज्यादा छोटा। कार्तिक को याद नहीं कि ये फार्म हाउस किसका था, क्योंकि आज तक वो इस तरफ नहीं आया था। कार्तिक अपनी कार को सीधे फार्म हाउस के अंदर लेकर चला गया और फिर कार को रोककर नीचे उतरा और फार्म हाउस के अंदर गया। वहाँ पे मौजूद कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक नहीं रहे थे और आराम से उसे जाने दे रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही ऐसा करने के लिए बोल दिया गया हो। कार्तिक अंदर गया, वहाँ पे उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और देखने लगा। फार्म हाउस का इंटीरियर बहुत सुंदर था। पूरा लिविंग हॉल गोल्डन और व्हाइट कलर से डेकोरेट था। कार्तिक चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी नजर एक आदमी पे गई और उसे देखकर कार्तिक बोला, आप? रीत एक अनजान घर में किडनैप हो चुकी थी और उसे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर उसे यहाँ कैद क्यों किया गया है। इसके राजवीर को अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करने के लिए सुनाने लगी, लेकिन राजवीर फिर भी उसे प्यार से समझा रहा था। ट्रिप के बाद रीवा का टाइम टेबल चेंज होने के कारण वो रात भर जागने लगी थी, जिससे इसकी की नींद पूरी नहीं होती थी। कार्तिक रीत को ढूंढने के लिए एक सुनसान घर में गया था। अगली सुबह कार्तिक रात भर इधर उधर घूम घूम कर थक चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी बाकी थी, क्योंकि सवाल उसके प्यार का था। रीत जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए वो उसे ढूंढने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहता था। वहीं संजय के दिए हुए लोकेशन से वो हाईवे तो गया था, तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस लिखा था। हालांकि कार्तिक के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो तुरंत उस एड्रेस पे चला गया था। कार्तिक रीत के लिए इतना परेशान हो गया था कि अब उसे सही गलत भी नहीं समझ में आ रहा था। उसे बस किसी तरह भी रीत अपने पास चाहिए थी और वो इस बार रीत को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। कार्तिक ने उदय प्रताप का कॉल भी रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसे क्या कहेंगे, इसलिए उसने खुद ही इसे डील करना चाहा। कार्तिक जैसे ही उस सुनसान घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उधर कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और आवाज भी लगाई, लेकिन कोई नहीं था। वो बस आवाज लगाता रहा, लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं हुई। बस अंदर अंदर दरवाजे खुलते जा रहे थे। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई तो है, इसलिए वो अंदर भी चलता गया। कार्तिक ने आवाज लगाई, कोई है इधर? आखिर तुम हो कौन? मेरी रीत कहाँ है? कार्तिक की हालत पूरी रात घूमने से बहुत खराब हो गई थी और उसने अब बहुत थकान भी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी वो रुक नहीं सकता था। कार्तिक और अंदर जाने के बाद एक दरवाजा दिखा, जहाँ से उसे रोशनी बाहर आती हुई दिख रही थी। कार्तिक ने आवाज लगाई, रीत, रीत, क्या तुम अंदर हो? रीत, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कार्तिक को अभी सिर्फ और सिर्फ रीत को ही देखना था, उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। कार्तिक को ये आवाज जानी पहचानी लगी थी और वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और इसकी के कमरे में सुबह हो चुकी थी, लेकिन इसके उठने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं राजवीर को इसकी की ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। राजवीर ने इसकी को उठाते हुए कहा, इसकी उठो, सुबह हो चुकी है। इसकी उठना तो बहुत दूर, बल्कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। राजवीर बेड से उठा और उसने सारे पर्दे खोल दिए, जिससे सूरज की किरणें उससे छन कर अंदर आने लगी थी। इसके के मुंह पे जैसे ही सूरज की किरणें आई तो उसका चेहरा ऐसे खिल गया था जैसे कोई तालाब में कमल खिलता हो। राजवीर तो इसकी की तरफ देखता ही रह गया था, मानो उसे पहली बार उसे ऐसा देख रहा हो। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, फोकस राजवीर, फोकस। इसके को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जैसे ही किरणें उसके चेहरे पे आई थी उसे अपना चेहरा तकिए से ढक लिया था। तभी रीवा के उठकर रोने की लगी थी। राजवीर ने तुरंत उसे अपनी गोद में लिया और सबसे पहले उसका डायपर चेंज किया। डायपर अब भर चुका था, इसलिए वो दूसरा डायपर लाया और उसने रीवा को दूसरा पहना दिया था और फिर रीवा थोड़ी सी शांत हो गई थी। रीवा के रोने से इसकी ने अपने आंखें खोलकर चुपके से देखा
लेकिन जब उसने देखा कि राजवीर रीवा को संभाल रहा है तो वो चुपचाप वापस से सो गई थी। राजवीर ने रीवा को घुमाया और इसकी के पास लेकर गया। इसकी ने बंद आंखों से ही रीवा को अपने पास सुलाया और उसे दूध पिलाया, जिससे रीवा फिर से सो गई थी। ये देखकर राजवीर ने इसकी के कान में धीरे से कहा, इसकी उठो ना, अब तो रीवा भी सो चुकी है, तुम्हें कॉलेज जाना है। इसकी नींद आने का नाटक करने लगी थी और उसने बहुत देर आंखें ही नहीं खोली थी। राजवीर ने इसकी की चादर उससे छीन ली, जिससे वो उठकर बैठ गई। वो जैसे ही उठी थी तो राजवीर ने रीवा को धीरे से उठाया और पालने में सुला दिया था। इसकी ने कहा, हाँ, आपको तो यही इंतजार था कि कब मैं जागूं और आप कब मुझे तैयार कर लो। इसकी की नींद आज पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो और सोना चाहती थी, लेकिन राजवीर उसे सोने ही नहीं दे रहा था। राजवीर ने इसकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस एक बार इसकी की तरफ देखा और फिर रीवा को सुला दिया था। इस बात पर झुंझलाकर इसकी ने कहा, मैंने रात में ही कहा था कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, लेकिन आप कब मेरी सुनते हो? आपको तो बस अपनी बात ही मनवानी होती है। राजवीर ने इसकी को घड़ी दिखाते हुए कहा, इसकी बस आधा घंटा है तुम्हारे पास। इसकी गुस्से में बेड से उठी और सीधा वॉशरूम चली गई थी। राजवीर ने हंसते हुए मन ही मन कहा, मेरे लिए पूरे दिन का सबसे टफ काम इसे कॉलेज भेजना होता है। वहीं इसके अंदर से भी कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप सड़क पर परेशान खड़े थे। उदय प्रताप अपने असिस्टेंट के दिए गए लोकेशन पर तो पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने फिर से कार्तिक को कॉल किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कार्तिक के फोन की बैटरी अपडेट हो चुकी थी। उदय प्रताप हाईवे पर खड़े थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो कार्तिक से उसी वक्त बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे करें। इसी जोहजहद में वो फिर घर वापस आ गए थे। घर आकर उन्होंने हर किसी को कॉल किया और पता लगाने की कोशिश की कि अभी कार्तिक और रीत कहाँ होंगे, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। वो ये सब सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वो अपने चेयर पर बैठे तो अचानक उनके मन में राजवीर का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत राजवीर को फोन लगाया। राजवीर ऑफिस में काम कर रहा था। उसके फोन उठाया और कहा, हेलो सर। उदय प्रताप ने गहरी सांस ली और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रीत का किडनैप हो गया है राजवीर। ये बात सुनते ही राजवीर परेशान हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। राजवीर ने उनसे पूछा, कब, कहाँ, कैसे, कार्तिक कहाँ है? राजवीर ने तो जैसे सवालों की बारिश ही कर दी थी। हालांकि उदय प्रताप ने इन सवालों की उम्मीद की थी, इसलिए उन्होंने कहा, ये सब तो अभी मैं पता करवा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन है ये मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। उनकी आवाज में आज गुस्सा और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक रीत को ढूंढने गया था और अब उसका भी फोन नहीं लग रहा है। राजवीर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। राजवीर ने रॉकी को फोन लगाया और उसे कुछ कहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में इसकी और मिसा कॉलेज पहुंच चुके थे। कल की तरह आज भी मिहिर उनसे पहले कॉलेज आ चुका था। मिहिर आज भी कीर्ति का इंतजार करने लगा था और वो कॉलेज के एंट्री गेट के पास ही बैठा हुआ था, ताकि जैसे ही कीर्ति अंदर आए वो तुरंत उससे बात कर ले और उसे गिफ्ट दे दे। मिहिर गेट पर आंखें टिकाए बैठा रहा और उसने काफी देर इंतजार भी किया था, लेकिन कीर्ति नहीं आई थी। मिहिर बहुत ही सैड हो गया था और जाकर क्लास में बैठ गया था। जैसे ही मधु ने मिहिर को देखा तो उसके पास जाकर उसने पूछा, क्या हुआ मिहिर, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मिहिर ने मधु की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं मधु। मधु ने मिहिर को कभी भी इतना डल नहीं देखा था, इसलिए मधु ने कहा, मिहिर तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मिहिर ने मुंह नीचे करके हेड डाउन कर लिया था। इससे मधु थोड़ी टेंशन में आ गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो गया है। मधु ने इसकी और मिसा को मिहिर के बारे में बताया। रेहान भी उसकी बातें सुन रहा था, तो वो बीच में ही बोल पड़ा, अरे उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। मिसा ने कहा, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है कि उसे क्या हुआ है? तभी रेहान ने कहा, मुझे नहीं होगा तो किसको होगा? इस तरह मिसा और रेहान की बहस हो गई थी, जिससे मिसा नाराज हो गई और फिर रेहान उसे मनाने में लग गया था। वहीं मधु को नए फेस्ट की मीटिंग में जाना था। इसकी अकेले बोर हो रही थी, इसलिए उसने सोचा मिहिर से बात करने का अच्छा टाइम है। उसने मिहिर से कहा, मिहिर क्या हाल है? मिहिर ने कहा, इसकी मुझे अभी बात नहीं करनी है। मिहिर को लग रहा था कि मधु की तरह इसकी भी उसके मजे लेने आई होगी। इसकी ने कहा, अच्छा तो मत कर, मुझे लगा कि तू कीर्ति। इसकी ने जानबूझकर कीर्ति का नाम लिया था और फिर वो चुप हो गई थी। कीर्ति का नाम सुनते ही मिहिर अचानक एनर्जेटिक होकर बोला, इसकी बोलो तुम क्या कह रही थी? इसकी ने भी थोड़ा भाव खाकर कहा, तो चल ना,
तुझे कीर्ति से कैंटीन में मिलवा कर लाती हूँ। मिहिर ने इसकी के सामने परेशान होकर कहा, वही तो इसकी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ लेकिन वो तो कॉलेज ही नहीं आ रही है, तो अब मैं क्या करूँ। मिहिर अब और वेट नहीं कर पा रहा था। इसकी ने कहा, कल तो आ जाएगी। मिहिर ने कहा, इसकी क्या तुम मेरे साथ उसके घर चलोगी। इसकी को ये सवाल बहुत ही अजीब लगा था और वो सोचने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का शरीर अब पसीने से तरबतर हो गया था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। उस कमरे में एक पर्दा लगा हुआ था जिसके आर पार देख रहा था। उसी पर्दे के पीछे एक आदमी जिसका मुंह दूसरी तरफ था, वो सिगरेट पी रहा था। कार्तिक अंदर आया और उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि 4 तगड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया था। कार्तिक के उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक वीडियो ऑन हुआ जिसमें रीत रोते हुए उस कमरे में बैठी हुई दिख रही थी। उसकी हालत रात भर रो रो कर बहुत खराब हो गई थी। वो बेहाल पड़ी हुई थी, बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, कार्तिक, कार्तिक मुझे बचा लो, कार्तिक। ये देखकर कार्तिक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो चिल्लाने लगा और वो बोला, उसे छोड़ दे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर हिम्मत है तो मुझे एक बार छोड़, मैं बताता हूँ तुझे, मेरी रीत का ये हाल करने के लिए मैं तेरी क्या हालत करूंगा। कार्तिक को गार्ड ने कसकर पकड़ा हुआ था और वो एक बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रहा था। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, छोड़ दूंगा तेरी रीत को, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कार्तिक ने गुस्से में कहा, तू बस मुझे एक बार छोड़ कर तो देख, मुझे रीत अभी के अभी यहाँ चाहिए। उस आदमी ने कहा, जितना जल्दी मेरी बात मानेगा उतनी जल्दी रीत यहाँ आ जाएगी। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज जानी पहचानी ही थी। कार्तिक कुछ कह ही पाता कि दोबारा एक वीडियो ऑन हुआ जिसमें रीत वहाँ से निकलने के लिए रो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। रीत थक हार कर वहाँ बैठकर रोने लगी थी। कार्तिक ने कहा, उसे मत तड़पाओ, उसने कुछ भी नहीं किया है, आखिर क्या काम है मुझे बता। कार्तिक अब अंदर से टूट चुका था, क्योंकि अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो रीत को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कार्तिक ने कहा, मैं वो सब करूंगा जिससे मेरी रीत मेरे पास आ जाए, मुझे क्या करना है। तभी पर्दा हटा और वो आदमी कार्तिक की तरफ मुड़ गया था। उसको देखते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, डैड। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसके सामने उसके खुद के डैड खड़े होंगे। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। तभी उसके डैड धीरज प्रताप ने कहा, यस माय सन, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये याद है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। धीरज प्रताप और कार्तिक के बीच वक्त के साथ इतनी दूरियां आ गई थी कि दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरज प्रताप जवानी से ही बुरी आदतों का शिकार था, जिससे उसके डैड उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी उदय प्रताप के नाम कर दी थी, जो उन्होंने पूरी डोनेट कर दी थी, और आधे का मालिक उन्होंने कार्तिक को बना दिया था। धीरज प्रताप की बुरी नीयत और गलत इरादों के चलते उसके डैड ने धीरज प्रताप को एक घर और एक कंपनी दे दी थी। इसके बाद धीरज प्रताप ने बस हर कदम पर प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस विल में यही लिखा था कि जैसे ही कार्तिक शादी कर लेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की हो जाएगी, जिस पर और किसी का हक नहीं होगा। और इस बीच अगर कार्तिक को कुछ भी होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी जाएगी। धीरज प्रताप बौखलाकर बोले, आज मेरे साथ सौतेला बिहेव किया गया है, जबकि मैं डैड का असली बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। धीरज प्रताप की आवाज में गुस्सा, लालच और नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। कार्तिक ये तो जानता था कि उसके मॉम डैड बहुत लालची हैं, लेकिन वो पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कार्तिक ने अपने डैड से कहा, आपने इन सब में रीत को क्यों घसीटा? अगर आपको कुछ कहना भी है या कोई बदला लेना है तो मुझसे बात करो ना। कार्तिक को रीत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो कार्तिक से शादी करने वाली है। धीरज प्रताप कार्तिक के पास आए और बोले, वो उदय खुद को क्या समझता है? मेरी इजाजत के बिना तेरी सगाई करवा दी और अब मुझे शादी करवाने की धमकी दे रहा है। धीरज प्रताप यूं तो रीत की किडनैप करने के लिए गुंडों को सुपारी दे चुका था, क्योंकि उसे कार्तिक की सारी जायदाद चाहिए थी। जिस दिन उन्हें उदय प्रताप ने कॉल किया था उसके बाद उन्हें एक सेकंड भी नहीं रुका गया था, क्योंकि सेजल उन्हें छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी। धीरज प्रताप ने कहा, क्या समझते हो तुम सब मुझे? बेवकूफ बनाकर तुम लोग सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगे। अब कार्तिक के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे डैड हो।
जिसे आपको बहू का दर्जा देना चाहिए था, उसे आपने किडनैप करवाकर उसकी ये हालत बना दी है। खैर, आपको समझाने से भी कोई मतलब नहीं है मुझे बस इतना बता दो, मेरी रीत कहाँ है। धीरज प्रताप ये सुनते ही हंसने लगे थे और बोले, अच्छा तो तुम्हें रीत चाहिए? कार्तिक ने कहा, हाँ, और वो भी अभी के अभी। धीरज प्रताप ने कार्तिक से कहा, हाँ मिल जाएगी तुझे तेरी रीत, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। कार्तिक ने बिना एक सेकेंड रुके कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में मिहिर ने इसकी के सामने हाथ जोड़ते हुए फिर से कहा, मान जाना इसकी, मैं भी तो तेरी हर बात मानता हूँ। मिहिर को अभी के अभी कीर्ति के घर जाना था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है और उसका फोन भी क्यों ऑफ है 2 दिनों से। इसकी ने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिहिर ने बिना शर्त सुने तुरंत हाँ कर दिया था, तेरी जो भी शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसकी तू बस चल मेरे साथ। इसकी को ये सुनते ही मजा आ गया था। इसकी ने कहा, तो शर्त ये है कि आगे आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम की फाइल तू बना कर देगा मुझे और अपने सारे नोट्स मुझे शेयर करेगा। मिहिर बहुत अच्छे से नोट्स बनाता था, लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करता था। आज इसकी को मौका मिला था और उसने तुरंत इस मौके का फायदा उठा लिया था। इसकी ने मिहिर से कहा, तो जब लास्ट लेक्चर होगा तो उस टाइम हम उसके घर चलेंगे। मिहिर से तो 1 मिनट मुश्किल से कट रहा था और इसकी ने तो बहुत आगे का टाइम दे दिया था। मिहिर ने इसकी को उसी टाइम जाने के लिए मना लिया था और इसकी ने भी शर्त में 2-3 क्लॉज और ऐड कर दिए थे। रेहान अभी भी मिसा को मनाने में लगा हुआ था और जब कुछ भी बात नहीं बनी तो उसे रेहान कॉफी पिलाने ले गया, क्योंकि मिसा को डेट पर जाना बहुत अच्छा लगता था और उसका मूड अच्छा हो जाता था। वहीं मधु नए फेस्ट की मीटिंग अटेंड कर रही थी, जहां पर कुछ कमेटीज बनाई गई थी जो इस फेस्ट को कंडक्ट करेगी। तभी इसकी का नाम आया कल्चरल कमेटी के लिए। सभी ने इधर उधर देखा तो इसकी वहाँ नहीं थी। मधु ने सबको कोई रीजन दिया और कहा कि वो कल से उन्हें ज्वाइन करेगी। रेहान का भी नाम म्यूजिकल कंसर्ट के लिए आया था और वो भी वहाँ नहीं था। मधु को फिर कोई एक्सक्यूज देना पड़ा। मीटिंग खत्म हुई और सभी को नेक्स्ट डे फिर से मिलने के लिए टाइम दिया गया। वहीं मिहिर इसकी को लेकर कीर्ति के घर की तरफ निकल गया था। इसकी ने पूछा, तुझे उसका एड्रेस कैसे पता है? मिहिर ने जवाब दिया, मैं और रेहान कल भी उसके घर तक गए थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी ने हंसकर कहा, यूँ तो बड़ा हीरो बनता है और लड़की के आगे बिल्कुल खुश। मिहिर अभी बहुत खुश था, इसलिए उसे इसकी की किसी बात का बुरा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में कीर्ति का भी घर आ गया था। मिहिर ने इसकी से कहा, इसकी तुझे क्या लगता है, मुझे भी अंदर चलना चाहिए क्या? इसकी ने मिहिर से कहा, तेरे लिए तो मैं यहाँ आई हूँ और अब तू नहीं चलेगा तो मैं अंदर जाकर क्या करूँगी? मिहिर को इसकी की बात बिल्कुल ठीक लगी थी और वो भी इसकी के साथ उसके घर चला गया था। इसकी ने बेल बजाई तो कीर्ति ने ही दरवाजा खोला। कीर्ति इसकी को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले कोई भी उसके घर ऐसा बिना बताए नहीं आया था। कीर्ति के एक्सप्रेशन देखकर इसकी समझ गई थी कि कीर्ति सरप्राइज और शॉक्ड दोनों थी। कीर्ति ने कहा, इसकी ने हंसते हुए कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, मिहिर भी आया है। फिर इसकी थोड़ा साइड हो गई थी तो कीर्ति को मिहिर भी दिख जाता है। अभी तक इसकी के पीछे छुपा हुआ था। कीर्ति और मिहिर एक दूसरे को एकटक देखने में लगे थे। तभी इसकी ने खांसते हुए कहा तभी कीर्ति ने कहा, ओहो कम इन। कीर्ति मिहिर और इसकी को अंदर लेकर आई थी। कीर्ति का घर देखकर इसकी के मुंह से निकला, वाह तुम्हारा घर कितना सुंदर है कीर्ति। कीर्ति अभी घर पर अकेली थी। कीर्ति ने कहा, थैंक यू इसकी। वहीं मिहिर तो बस कीर्ति को ही देखे जा रहा था। इसकी ने मिहिर को घर घूमने का इशारा भी किया था, लेकिन वो उसकी कहाँ सुनने वाला था। इसकी ने पूछा, किससे डेकोरेट करवाया है, मुझे भी बताओ ना, एक्चुअली मुझे भी अपना रूम का डेकोर चेंज करना है। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, ये तो मैंने खुद किया है, एक्चुअली मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मिहिर तो कीर्ति का और भी बड़ा फैन हो गया। उसने कहा, तो तुम इसकी के रूम का भी मेक ओवर कर देना। मिहिर ने फ्लो में तो कह दिया था, लेकिन इसकी अभी कीर्ति को घर नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो उसे रीवा के बारे में नहीं बता सकती थी। इसकी ने इस पर कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी कीर्ति, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। कीर्ति भी इसकी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उसने भी तुरंत कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा इसकी, अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। इसकी ने बात को बदलते हुए कहा, तुम 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो और तुम्हारा फोन भी ऑफ है। कीर्ति ये सुनते ही थोड़ा हिचकिचाई और उसने कहा, एक्चुअली मुझे डैड ने 2 दिन से मना किया था, इसलिए मैं नहीं आई और मेरा फोन खराब हो चुका है तो रिपेयर पड़ गया है, आज शाम तक आ जाएगा। ये सुनते ही इसकी ने हंसकर कहा,
काश तुम्हारे जैसे डैड हर घर में होते। इसकी को तो राजवीर रोज जबरदस्ती उठाकर कॉलेज भेजता था, इसलिए उसे कीर्ति के डैड बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो घर पर रहने को कहते थे। इसकी ने तो इस बात को मजाक में लिया था, लेकिन मिहिर को ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी। तीनों ने मिलकर बातें की और कीर्ति ने उसके लिए कॉफी भी बनवाई थी। थोड़ी देर बाद मिहिर ने उसे उसके गिफ्ट दिए, जिससे वो बहुत स्पेशल फील हुआ था। बातें करते हुए इसकी और मिहिर दोबारा कॉलेज चले गए थे। वहीं मिहिर के मन में कुछ बातें अभी भी अटकी हुई थी, लेकिन वो बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप ने कार्तिक से कहा, तुम्हें एक नई बिल बनानी होगी जिसमें तुम्हें और रीत को ये लिखना होगा कि तुम दोनों अपनी मर्जी से पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी रीत को इससे भी बदतर सजा दूंगा। कार्तिक के लिए रीत के आगे प्रॉपर्टी कुछ भी मायने नहीं रखती थी। उसने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको पहले रीत को लौटाना होगा। तभी धीरज प्रताप ने कहा, कल तुम दोनों शादी करोगे और उसके बाद तुम और रीत इस पेपर पर साइन कर दोगे। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हें रीत को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। ये सुनते ही कार्तिक की रूह कांप गई थी, क्योंकि वो रीत को अब और दर्द में नहीं देख सकता था। कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो रीत के बारे में इस तरह की बातें करने के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करता। मुझे अपनी रीत से अभी के अभी मिलना है। कार्तिक रीत से अब 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहता था। धीरज प्रताप ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग रीत को यहाँ लेकर आ गए थे। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। कार्तिक ने जब रीत को देखा तो उसकी आंखें भर आई थी। उसकी फूल जैसी रीत को इन लोगों ने रस्सियों से बांधा हुआ था। जब रीत को यहाँ लाया जा रहा था तो उसने एक डिवाइस थी, उसे ऑन कर दिया गया था। रीत उसे हमेशा अपने बैग में रखती थी, क्योंकि वो अपना बैग अक्सर कहीं भूल जाया करती थी। उस डिवाइस की कनेक्टिविटी घर के कैमरा रूम में भी थी। रीत जब भी कहीं बैग भूलती थी तो उससे उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेती थी। रीत ने जैसे ही कार्तिक की आवाज उस कमरे में सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगी थी। रीत को अभी तक नहीं पता था कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया था। रीत ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे कार्तिक मुझे ढूंढते हुए जरूर आ जाएगा। अब तुम लोगों की खैर नहीं है। रीत के अंदर अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। वहीं दूसरी तरफ उदय प्रताप रीत और कार्तिक को ढूंढने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। राजवीर के ऑफिस में राजवीर ने जैसे ही ये खबर सुनी उसने सीधा रॉकी को कॉल किया और कहा, रॉकी मुझे एक बात पता करनी है। राजवीर ने रॉकी को रीत की सारी डिटेल्स दी और उससे पता लगाने को कहा कि किस गिरोह का हाथ हो सकता है उसकी किडनैपिंग में। रॉकी ने राजवीर से थोड़ा टाइम मांगा और वापस फोन करके बात की थी। राजवीर भी कार्तिक और रीत के लिए बहुत परेशान था। राजवीर का मन अपने ऑफिस में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने गाड़ी निकाली और वो सीधा उदय प्रताप के पास चला गया था। गाड़ी में जाते हुए वो सोचने लगा कि जब पिछली बार रीत के साथ ये हादसा हुआ था तब कार्तिक उसे बचा कर लाया था, और वो अब यही सोच रहा था कि इस बार भी कार्तिक उसे लेकर ही आएगा। राजवीर उदय प्रताप के घर पहुंच तो गया था और वो अंदर गया तो उसने देखा कि उदय प्रताप हॉल में बैठे कुछ सोच रहे थे। जैसे ही राजवीर उनके पास जाकर बैठा वो उदय प्रताप थोड़ी हिम्मत मिली थी, क्योंकि ऐसे टाइम पर अपनों की ही हिम्मत मिलती है। उदय प्रताप ने राजवीर को पूरी बात बताई कि यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ था। राजवीर के पास तभी रॉकी का फोन आया और उसने कहा, भाई मुझे अभी पता चला है कि शहर के बाहर वाले खंडहर में किसी लड़की की किडनैपिंग की प्लानिंग 1 हफ्ते पहले से हो चुकी थी और इसमें किसी बड़े आदमी का नाम बाहर आ रहा है, लेकिन वो कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया है। ये सुनते ही राजवीर ने उदय प्रताप को बताया कि इस किडनैपिंग की साजिश तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। ये सुनते ही उदय प्रताप ने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने ऐसा कुछ किया होगा। राजवीर ने भी कार्तिक के सभी बिजनेस राइवल्स के बारे में सोचा और पता लगाया कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। वो दोनों हॉल में बैठे थे कि तभी कैमरा रूम में कुछ ब्लिंकिंग करने लगा, जिसे देखकर ऑपरेटर आया और उसने कहा, साहब जी कैमरा में कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है। ये सुनते ही उदय प्रताप और राजवीर भागकर उस तरफ गए, क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो ऑपरेटर किस बारे में बात कर रहा था। उन्होंने देखा कि जिस लोकेशन पर उदय प्रताप थोड़ी देर पहले थे उससे थोड़ी आगे की एक जगह पर कुछ ब्लिंक कर रहा था। राजवीर ने तुरंत एक सर्विस लाइन टीम को कांटेक्ट किया और उससे उस ब्लिंक का मतलब जानना चाहा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये काम बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि राजवीर के केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए यही कहा था। थोड़ी देर में एक सर्विस लाइन टीम उनके घर पर आ गई थी। उन्होंने अपने डिवाइस निकाले और अपना काम करना शुरू कर दिया था। उनके पास एक हैकर था
जिसमें थोड़ी देर पहले हुई सभी कॉल्स का डाटा और लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया था। राजवीर और उदय प्रताप दोनों का ही नाम और रुतबा इतना बड़ा था कि लॉ और ऑर्डर भी उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, बल्कि उन्हें प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराया जाता था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में कोमल जी रीवा को अपने कमरे में लोरी सुना रही थी और धीरे धीरे रीवा गहरी नींद में चली गई थी। तभी रूही उनके कमरे में आई और उसने उनसे कहा, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही कोमल जी ने रूही को अंदर बुलाते हुए कहा, हाँ बेटा आओ ना। रूही अंदर आई और अपनी मॉम के पास बैठ गई थी। रूही ने कहा, मॉम मैं और समर डॉक्टर के पास गए थे मेरा चेकअप करवाने के लिए और डॉक्टर ने सब कुछ ठीक कहा है। ये सुनते ही कोमल जी बहुत खुश हो गई थी। रूही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप हमेशा मेरे यहाँ से जाने से परेशान थी ना, तो मैं और समर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये सुनते ही कोमल जी ने रूही को गले लगा लिया। उन्होंने रूही से कहा, बेटा जो भी तुम दोनों ने सोचा है वो सोच समझकर ही सोचा था, इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। रूही ने कोमल जी की तरफ देखा और कहा, मॉम आपको पता है मुझे अब समझ आ रहा है कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन हम कभी आपके साथ उतने अच्छे से नहीं रह पाए। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ मॉम। ये सुनते ही कोमल जी ने कहा, बच्चे कभी भी अपनी मॉम से माफी नहीं मांगते हैं, और मांगते हैं तो टेस्टी टेस्टी खाना मांगते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या खाना है। रूही को बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत अपनी मॉम से फरमाइश की, मॉम मुझे ना गर्मा गर्म पीली दाल और चावल खाना चाहती हूँ। ये सुनते ही कोमल जी बहुत खुश हो गई थी और तुरंत खाना बनाने किचन में जाने लगी। जाते जाते कोमल जी ने कहा, रूही रीवा सो रही है तो उसे देखना, क्योंकि कभी कभी कच्ची नींद में भी उठ जाती है। रूही ने कहा, हाँ मॉम मैं ध्यान रखूंगी। कोमल जी आज बहुत खुश थी। रूही अब कहीं जाने वाली नहीं थी। वहीं रूही रीवा को सोते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगी, बच्चे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं, इनके किसी बात की टेंशन नहीं होती है और इनके आने से सब लोग कितने खुश हो जाते हैं। रूही ने रीवा का माथा प्यार से चूम लिया। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति के डैड अमोल जी गाड़ी में अपने घर जा रहे थे और बीच में ही उन्होंने किसी को कॉल किया और पूछा, जो ट्रैकर मैंने बोला था तो वो दोनों बच्चों के फोन में इंस्टॉल हो चुका है ना। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर इट्स इज रेडी। ये सुनते ही वो थोड़ा निश्चिंत हो गए थे। कीर्ति के डैड आज जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने आते ही कीर्ति को उसका फोन दिया और कहा कि कहाँ हो बेटा। कीर्ति ने जैसे ही अपने डैड की आवाज सुनी वो अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने अपने डैड से कहा, यस डैड। कीर्ति के डैड ने उसे फोन देते हुए कहा, योर फोन इज रेडी। ये सुनते ही कीर्ति बहुत खुश हो गई थी। कीर्ति अपने डैड के पास बैठकर बातें करने लगी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया और तभी उसके डैड ने कहा, मुझे अभी बाहर जाना होगा बेटा। कीर्ति ने गुस्से में कहा, डैड आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्क। आप किसी भी टाइम बाहर चले जाते हैं डैड, मैंने हमेशा आपको इतना ही बिजी देखा है। कीर्ति बोल ही रही थी, लेकिन उसके डैड अपने रूम में चले गए थे और तुरंत एक बैग लेकर बाहर भी आ गए थे। कीर्ति आज अपने डैड से पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने उसे 2 दिन कॉलेज जाने से क्यों मना किया था, लेकिन तब तक उसके डैड निकल चुके थे। कीर्ति ने जैसे ही अपना फोन ओपन किया तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया था। कीर्ति को आज इसकी का कम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो अभी और होम डेकोर वीडियो देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ उस सुनसान घर में रीत को पट्टी बांधकर कार्तिक के पास लाया गया था। कार्तिक रीत को इतनी बुरी हालत में देखकर तड़प गया था। वो जैसे ही रीत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके डैड ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वो रीत को दूसरे कमरे में लेकर चले गए। कार्तिक ने जैसे ही दूर जाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपने डैड से कहा, अगर रीत अभी के अभी रीत मेरे पास नहीं आई तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ। कार्तिक की आवाज में इतना गुस्सा था कि धीरज प्रताप खुद भी थोड़ा डर गए थे और उन्होंने कार्तिक से कहा, अगर तुम्हें सच में अपना प्यार चाहिए है तो अभी के अभी ये पेपर साइन करना होगा। कार्तिक ने कहा, कैसा पेपर? धीरज प्रताप ने एक डॉक्यूमेंट बनवाया था जिसमें उसने वो हर बात लिखी गई थी कि रीत और कार्तिक के होशो हवास में सारी प्रॉपर्टी अपने डैड धीरज प्रताप के नाम कर रहे हैं और हमारी शादी के बाद पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी धीरज प्रताप को देने वाले हैं। उन्होंने ये पेपर पढ़कर सुनाया था। कार्तिक ने कहा, अभी कोई भी साइन तब होंगे जब रीत मेरे पास होगी, क्योंकि अब मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सर्विस लाइंस टीम ने कुछ ही देर में पता लगा लिया था कि रीत अपने बैग में एक ट्रैकर रखती है जिसकी कनेक्टिविटी यहाँ से है। उन्होंने रीत की लोकेशन को आधे घंटे के अंदर ही ट्रेस कर लिया और कार्तिक की लास्ट लोकेशन भी वही की आ रही थी। तभी एक अंडरकवर कमांडोज की टीम तैयार की गई। उन्होंने अपनी एक एक्शन टीम बनाई
और उस लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। राजवीर और उदय प्रताप भी उनके साथ में चले गए थे। ये पूरा रास्ता पूरी टीम अपनी डिटेल स्ट्रेटजी तैयार की थी, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि किडनैपर कौन था और कैसा था। उदय प्रताप किसी भी तरह कार्तिक और रीत को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए फैमिली के नाम पर उनके यही दोनों थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जैसे ही पेपर साइन करने से मना किया तो बॉडीगार्ड ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ये सुनते ही रीत को लगा कि वो लोग मिलकर कार्तिक को मार रहे हैं, तो वो भी चिल्लाने लगी थी। कार्तिक के मुंह को बंद कर दिया गया था ताकि वो कुछ बोल न पाए। जब रीत चिल्लाने लगी तो कार्तिक भी डर गया था कि उसे भी मारा जा रहा है। तभी कार्तिक ने कहा, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर कार्तिक ने साइन करने के लिए हाँ कर दिया था। कार्तिक ने खुद उस पेपर पर साइन कर दिया और उसके बाद रीत का साइन चाहिए था और कार्तिक से कहा गया कि वो रीत को समझाकर उसके भी साइन करवा ले, ताकि अब वो दोनों कल तक एक साथ रह सकें। कार्तिक के साथ बॉडीगार्ड थे और वो रीत के कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरज प्रताप ने अपनी वाइफ को कॉल करके उसे खुशखबरी दे दी थी। सेजल भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी और उसने धीरज प्रताप को घर आने को जल्दी कह दिया था। तभी वहाँ कमांडोज अंदर आ गए। उदय और राजवीर भी पीछे पीछे अंदर आने लगे थे। कार्तिक ने रीत को जैसे ही देखा तो उसे गले लगा लिया था। तभी वहाँ धीरज प्रताप आए और उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, किसी को नहीं बुलाना था यहाँ, अब जल्दी से साइन करो। कार्तिक ने जैसे ही देखा कि उसके डैड डर गए हैं तो उसने कहा, अब आपका खेल खत्म। ये सुनते ही धीरज प्रताप ने दोबारा से उन्हें डराया था, अभी भी टाइम है वरना तुम दोनों हमेशा पछताओगे। ये सुनते ही कार्तिक ने कहा, हाँ, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, और अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी तो आप मुझे पहले ही कह देते ना, मैं बिना कुछ पूछे आपको सब दे देता। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि कमांडोज ने सभी गुंडों को अपनी हिरासत में ले लिया था। उदय प्रताप और राजवीर उस कमरे तक पहुंच गए थे जहां ये तीनों खड़े थे। वहां सभी को देखते ही धीरज प्रताप बौखला गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्लान इस तरह फेल हो जाएगा। उसने जैसे ही अपने भाई को देखा तो उसने कहा, ओहो, तो तू भी आ गया। आज तेरी वजह से मुझे अपने बेटे के साथ ऐसा करना पड़ा। धीरज प्रताप ने गुस्से में कहा, तेरी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तूने कभी मुझे आराम से क्यों नहीं जीने दिया, और तूने ही पिताजी को कहा था कि वो अपने बिल में मेरे लिए कुछ न छोड़े। धीरज प्रताप ने आगे कहा, तूने मुझे बिना बताए सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी और इसी वजह से मेरे हाथ में कभी कुछ नहीं आया। तू चाहता था कि मैं एक एक पाई के लिए तेरे सामने भीख मांगू। धीरज प्रताप ने आगे बोलते बोलते कुछ ऐसा किया कि सभी लोग हैरान रह गए थे। उदय प्रताप ने कहा, भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। रीत तो कुछ समझ नहीं पाई थी और अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही रीत बेहोश हुई तो कार्तिक ने उसे पानी पिलाया और उसे होश में लाया था। रीत की हालत देखकर राजवीर ने कार्तिक से कहा कि उसे लेकर घर चलना ही ठीक होगा। राजवीर ने जब अंदर धीरज प्रताप को देख लिया था, उदय प्रताप ने पहले ही उसे कह दिया था कि अब ये उनका पर्सनल मैटर है, तो कमांडो को अंदर आने के लिए मना कर दिया था। राजवीर ने कमांडो को वहीं से गुंडों को गिरफ्तार करके वापस जाने का ऑर्डर दे दिया था। जैसे ही धीरज प्रताप ने देखा कि अब उसके हाथों में से ये सब कुछ फिसल रहा है तो खुद पागल की तरह चिल्लाने लगा था। उसने कहा, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। जब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो मैं किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ ही हमेशा ये क्यों होता है? धीरज प्रताप को बस यही डर था कि अगर वो बिना प्रॉपर्टी के चले गए तो सेजल उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो तो बस अपनी ही धुन पर सवार था और कुछ न कुछ बोले ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। वहीं उदय प्रताप को पहले से अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर अब उनको उन पर तरस भी आने लगा था। उदय प्रताप ने कहा, भाई होश में आओ, रीत की तबीयत ठीक नहीं है, उसे घर जाना ही होगा। रही बात प्रॉपर्टी की तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। यह सुनते ही धीरज प्रताप को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। कार्तिक ने कहा, हाँ, आप मेरी भी सारी प्रॉपर्टी ले लेना, लेकिन अभी मुझे रीत को यहाँ से लेकर जाने दो। अगर इसने कुछ हो गया ना डैड, तो सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगा मैं। कार्तिक बौखला गया था क्योंकि उसके लिए रीत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। रीत की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए राजवीर ने कार्तिक को इशारा किया और उन्होंने उन्हें तुरंत फर्स्ट एड दिया और उन्हें तुरंत घर लेकर चले गए थे। रास्ते में कार्तिक ने एक प्राइवेट डॉक्टर को भी घर बुला लिया था ताकि रीत को जल्द से जल्द अटेंड किया जा सके। राजवीर ये तो कार्तिक को बहुत केयरलेस समझता था, लेकिन आज जब उसने कार्तिक को रीत की केयर करते हुए देखा तो उसके मन में कार्तिक के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ चुकी थी। राजवीर ने कार्तिक को हिम्मत दी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कार्तिक की सांसें तो रीत में ही अटकी हुई थी।
तभी वो लोग घर पहुंचे और कार्तिक रीत को सीधे अंदर लेकर गया। अंदर जाते ही रीत को डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, कार्तिक, रीत बस थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसलिए उसे चक्कर आ रहे हैं। बस इसे अब रेस्ट करना है और ये ORS घोल पिला देना ताकि जितना भी लिक्विड कम हुआ है वो वापस बॉडी में आ जाए। कार्तिक ने रीत को बेडरूम में सुलाया और उसे दवाई भी दे दी थी। उसके बाद वो बाहर आया और खुद भी हॉल में आकर बैठ गया था। उसने राजवीर को जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया, जिससे राजवीर को भी यकीन नहीं हुआ था। उसने कभी सोचा नहीं था कि धीरज प्रताप प्रॉपर्टी के लिए इतना कुछ कर सकते थे। जब राजवीर जाने लगा तो कार्तिक ने उससे पूछा, लेकिन तुमने हमें ढूंढा कैसे? क्योंकि वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। राजवीर ने उसे पूरी बात बता दी थी। कार्तिक बहुत इमोशनल था, इसलिए उसने राजवीर को थैंक यू कहा। फिर राजवीर ने कार्तिक को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब उस सुनसान घर में बस धीरज प्रताप और उदय प्रताप ही थे। उदय प्रताप आज कितने टाइम के बाद यूं आमने सामने आए थे, क्योंकि इससे पहले वो उनकी पार्टी में मिले थे जहां उनके बीच में कोई और लोग भी थे। धीरज प्रताप ने कहा, तुझे तो कभी कुछ नहीं करना पड़ा। पहले इतनी जायदाद मिली कि तू खुद विदेश जाकर सेटल हो गया और अब वापस आया है तो मेरे बेटे की जायदाद पर तेरी नजर है। जैसे ही उदय प्रताप ने ये बात सुनी उन्हें बहुत शौक लगा था। उन्होंने धीरज प्रताप से कहा, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इंडिया किसी और काम के लिए आया हूँ। मुझे कार्तिक की प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आपको इतनी गलतफहमी कैसे हो गई? धीरज प्रताप को सेजल ने हमेशा यही कहा था कि उनके डैड ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था, बल्कि उन्हें कम प्रॉपर्टी दिया गया था। वहीं सेजल ने उन्हें यह भी बताया था कि उनका छोटा भाई इंडिया उनकी बची कुची जायदाद लेने आया था। ये बात सेजल ने उन्हें इस कदर बताई थी कि उनके मन में अपने बेटे और अपने भाई के लिए बेइंतहा नफरत हो गई थी। उसने उदय प्रताप से कहा, आज भी मैंने सब कुछ सेट कर लिया था और मुझे प्रॉपर्टी मिलने ही वाली थी कि तब तक न जाने तो कहां से आ गया। उदय प्रताप ने कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। जो आप ये कह रहे हैं ना कि डैड ने आपको कम प्रॉपर्टी दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डैड आपको बराबर प्रॉपर्टी देना चाहते थे, लेकिन सेजल ने डैड को हमेशा आपके खिलाफ भड़काया और कोशिश की कि सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा ले। डैड भी उनकी बातों में आ गए थे, लेकिन एक दिन मैंने सेजल का पर्दाफाश कर दिया था। उस दिन के बाद डैड ने आपको और सेजल को थोड़ी सी प्रॉपर्टी देकर घर से निकाल दिया था। आपको तो ये कभी नहीं पता चला कि आपकी जिंदगी में कितने नकाबपोश हैं। धीरज प्रताप को ये बात आज तक नहीं पता चली थी, इसलिए उन्हें लगा कि उदय झूठ बोल रहा था। धीरज प्रताप ने कहा, तू चुप हो जा, तुझे पता भी है तू कितने बड़े इल्जाम सेजल पर लगा रहा है। उदय प्रताप जानते थे कि सेजल इतनी स्मार्ट थी कि इसने कभी भी अपनी नीयत के बारे में धीरज प्रताप को नहीं बताया था। उदय प्रताप ने कहा, आपको याद है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो डैड को उस बिजनेस के बारे में अचानक कहां से पता चला था? सेजल की वजह से ही डैड को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही, क्योंकि वो डैड के सामने खुद अच्छी बनती रही और उनकी नजरों में आपको नीचे गिराती रही। लेकिन जब उनकी खुद की असलियत डैड के सामने आई तो उसने डैड को भी रास्ते से हटाने की नाकाम कोशिशें की थी। तभी डैड ने कार्तिक को अपने पास रखा और आप दोनों को घर से ही निकाल दिया। आज धीरज प्रताप को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सच का आईना ही दिखा दिया था। वो आज तक अपने डैड, अपने भाई और अपने बेटे से नफरत करते आए थे। उन्हें अभी बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने जिस पर अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास किया था उसने ही उन्हें हमेशा पीछे से डसा था। हालांकि वो सेजल से इतना प्यार करते थे कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकते थे। उन्हें ये सच एक नंगे आदमी की तरह लग रहा था जिनके सामने आते ही सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि किसी में भी उन्हें यूं देखने की हिम्मत नहीं होती है। उदय प्रताप की बातें उनके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। धीरज प्रताप ने कहा, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। उदय, ये मेरा साथ क्यों हो रहा है? आज मुझे कौन सा पाप हो जाता? आखिर सेजल ने मुझे यूं धोखे में क्यों रखा था? आखिर मैं इतना बेबस और लाचार फील क्यों कर रहा हूँ? धीरज प्रताप को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। ऐसा पहले कभी भी उन्होंने फील नहीं किया था। उदय प्रताप ने अपने भाई को इतनी बुरी हालत में देखा तो उन्हें संभालने के लिए कहा, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत खराब कर देता है और इसी बुरी नीयत की शिकार सेजल भी हो गई है। उदय प्रताप को अब फैमिली की कीमत पता थी, इसलिए वो अब अपनी फैमिली को यूं बिखरते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धीरज प्रताप को हिम्मत दी थी। धीरज प्रताप अब नीचे बैठ गए थे और उनकी हालत ऐसी हुई जैसे अभी अभी उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। उनकी हालत देखते हुए उदय प्रताप ने कहा, मैं और कार्तिक हम दोनों ही अपनी पूरी जायदाद आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगे
जिससे कार्तिक और रीत मुश्किल में आ जाए। जैसे जैसे उदय प्रताप बोल रहे थे वैसे वैसे धीरज प्रताप का गिल्ट बढ़ते जा रहा था। धीरज प्रताप ने कहा, नहीं, मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज सब समझ में आ गया है। मैंने हमेशा यही उम्मीद रखी थी कि जब एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आज मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। धीरज प्रताप अभी बिल्कुल बदल चुके थे, क्योंकि जिस जाल ने उनके दिमाग को घिरा हुआ था वो आज पूरी तरह से साफ हो चुका था। धीरज प्रताप अचानक पूरी तरह से चुप हो गए थे और उन्होंने उदय प्रताप से कहा, क्या रीत और कार्तिक मुझे माफ कर पाएंगे? उदय प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गए थे। तभी धीरज प्रताप ने उन्हें कहा, तुम यहाँ से जाओ उदय, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। हालांकि उदय प्रताप अपने भाई को इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो यहाँ रुक भी नहीं सकते थे। उदय प्रताप कुछ देर वहाँ से चले गए थे। धीरज प्रताप को अभी तक अपने ही कियों पर विश्वास नहीं हुआ था कि तभी उनका फोन बजा और ये कॉल उनकी वाइफ सेजल का था। सेजल ने कॉल पर कहा, आज प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी भी या नहीं? अगर नहीं होने वाली है तो मुझे अभी के अभी बता दो, क्योंकि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकूंगी। धीरज प्रताप चुपचाप सेजल की सभी बातें सुन रहे थे। सेजल ने आगे कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ धीरज, तुम चुप क्यों हो? धीरज प्रताप ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो सेजल? सेजल के लिए अभी प्रॉपर्टी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था, लेकिन धीरज उसे जो सवाल कर रहा था उससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेजल ने कहा, ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? धीरज प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई है सेजल और मैं घर आ रहा हूँ। ये सुनते ही सेजल बहुत खुश हो गई थी। वो फोन रखने ही वाली थी कि धीरज प्रताप ने कहा, तुमने डैड को क्यों मारने की कोशिश की थी सेजल? मेरे बिजनेस के बारे में डैड को किसने बताया था सेजल? ये सुनते ही सेजल बिल्कुल चुप हो गई थी। सुबह से दोपहर और अब शाम हो चुकी थी। एक ही दिन में सबकी जिंदगी में कितना कुछ बदल चुका था। कितने लोगों की आंखों से पर्दा उठा और कितने ही लोग बेनकाब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने आज सबको सच का एक नया आईना दिखा दिया हो। धीरज प्रताप ने सेजल से बात करके फोन रखा और उदय प्रताप की बताई एक एक बात को सोचने लगे थे। धीरज प्रताप अभी उस सुनसान घर में अकेले थे, क्योंकि उन्हें अभी किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद से कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिसके लिए मैंने अपने बूढ़े बाप और अपने बच्चे को भी छोड़ दिया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो हमेशा आंख मूंद कर उसकी हर बात पर विश्वास किया था, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? धीरज प्रताप के लिए अब एक एक मिनट बहुत भारी लग रहा था। वो जल्द से जल्द सेजल से मिलकर ये सारी बातें क्लियर करना चाहते थे। वहीं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज उन्हें उदय प्रताप ने नहीं रोका होता तो आज उनसे कितना बड़ा गुनाह हो जाता। जिस बेटे से वो हमेशा इतनी नफरत करते थे, आज उसकी बात उन्हें याद आ गई थी। डैड, अगर आप एक बार मुझे बोल देते तो मैं यूं ही अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर देता। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें सेजल हमेशा से यही कहती रही कि कार्तिक बहुत मतलबी है और वो भी सेजल की बात मान रहे थे। धीरज प्रताप की आंखें और दिल दोनों भर गया था। उन्हें आज खुद के अस्तित्व पर ही डाउट होने लगा था, क्योंकि वो इतने कमजोर कैसे हुए कि कभी उन्हें सच दिखाई ही नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ सेजल ने जैसे धीरज प्रताप से बात करके फोन रखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने इतने सालों में बेटे और बाप के बीच नफरत की दीवार खड़ी की थी। लेकिन आज जब वो दीवार उसे ढहते हुए दिखी तो वो बहुत बेचैन हो गई थी। वो तुरंत कमरे में गई और अपने फोन से एक कॉल की। सेजल बैठकर सोचने लगी कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि धीरज प्रताप थोड़ी ही देर में वहाँ आने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में इसकी मिसा और मिहिर भी घर आ चुके थे। इसकी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि आज उसने 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए थे। इसलिए उसने मिसा से पूछा, मिसा, जब मैं मिहिर के साथ गई थी तो उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया? मिसा ने हैरानी से पूछा, मिहिर के साथ कहाँ गई थी तू? इसकी ने मिहिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी तो मुझे ये बता कि उस क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया था। मिसा ने जैसे ही इसकी से ये सुना तो उसने कहा, नहीं इसकी, मैं तो खुद रेहान के साथ कॉफी पीने गई थी। सॉरी, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। इसकी ने जैसे ही कॉफी डेट की बात सुनी तो उसने उसे कोनी मारते हुए कहा, अच्छा, मुझे बताया भी नहीं, बंक मारकर डेट पर चली गई। मिहिर उनकी खुसुर फुसुर से तंग हो रहा था, इसलिए वो उनके साथ थोड़ी देर और हॉल में बैठा। थोड़ी देर में मिहिर दादी के कमरे में चला गया, क्योंकि वो आजकल शाम को उन्हें वॉक पर ले जाता था। मिहिर जैसे ही अचानक उठकर चला गया तो इसकी ने पूछा, ये कहाँ जा रहा है? तभी मिसा ने कहा,
डैड इसे बोलकर गए हैं कि इसे डेली दादी को वॉक करवानी है, इसलिए ये दादी के पास गया है। इसकी ने ये बात सुनते ही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि मिहिर धीरे धीरे बहुत समझदार हो रहा है। मिसा को इस बात पर हंसी भी आ गई थी। वहीं मिहिर दादी के कमरे में गया और उसने दादी से कहा, क्या दादी, आप तो आज बिल्कुल रेडी हो वॉक करने के लिए? दादी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो रोज इसी टाइम वॉक पर जाती हूँ अर्णव के साथ। अब वो नहीं है तो वो तुझे बोलकर गया है ना? दादी का दिन उसके टाइम टेबल के हिसाब से ही चलता था। वो रोज अपने बेटे अर्णव के साथ वॉक किया करती थी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें वॉक करने को कहा था। मिसा ने कहा, धीरे बोल, दादी ने सुन लिया ना कि ट्रिप के बाद भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो वो ना बहुत डांटेंगे। ये सुनते ही इसकी ने कहा, हाँ यार, अब हमें ध्यान रखना होगा। मिसा ने पूछा, इसकी तुमने और क्या क्या किया? इसकी अभी तक मिसा को सारी बातें बता नहीं पाई थी कि आज वो कहाँ गई थी और उसने वहाँ क्या क्या किया था। इसकी ने मिसा को इशारा करते हुए कहा, मॉम आ रही है अभी तो, लेकिन मैं तुम्हें ऊपर चलकर सब कुछ बताऊंगी। कोमल जी रीवा को लेकर हॉल की तरफ ही आ रही थी। रीवा आज बहुत क्यूट लग रही थी और अभी वो जाग भी रही थी। मिसा ने तुरंत कोमल जी के हाथ से रीवा को लिया और उसके साथ खेलने लगी थी। इसकी ने कोमल जी से पूछा, मॉम, रीवा को आज किसने रेडी किया है? क्योंकि ये ड्रेस तो मैं नहीं लाई थी और रीवा इसमें कितनी प्यारी लग रही है। रीवा ने आज एक बहुत ही प्यारा रैम्पर पहना हुआ था जिसमें वो बहुत किसी रैबिट की तरह लग रही थी। कोमल जी ने कहा, ये ड्रेस जरूर रूही लेकर आई थी कश्मीर से रीवा के लिए और आज पूरे दिन रीवा रूही के पास ही थी। ये सुनते ही इसकी को बहुत अच्छा लगा था। इसकी ने कहा, वाओ मॉम, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी कोमल जी ने इसकी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, इसकी आजकल तुम मुझे मॉम बोलती हो ना, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी इसकी ने कहा, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं अब हमेशा मॉम ही कहूंगी। अब वो दोनों हंसने लगी थी। तभी कोमल जी ने मिसा से कहा, चलो उठो और पहले चेंज कर लो। डैड का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि मिसा की पढ़ाई का अपडेट डेली चाहिए क्योंकि उसका पढ़ाई के अलावा हर एक चीज में मन लगता है। मिसा ने जैसे ही ये सुना तो वो इसकी की तरफ देखकर इशारा करने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। मिसा ने रीवा को इसकी को दे दिया और धीरे से उसके कान में कहा, ये क्या कर दिया डैड ने? कहीं राजवीर भाई ने टॉप उन्हें ये आइडिया तो नहीं दिया ना? इसकी ने मिसा को चुप करके ऊपर जाने के लिए कह दिया था। इसकी भी रीवा को लेकर ऊपर चली गई थी। रूही अपने कमरे में कप बोर्ड ठीक कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। रूही एन वक्त पर फोन उठाई तो दूसरी तरफ से मधु ने कहा, हेलो रूही दी, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि कॉलेज में एक नया फेस्ट होने वाला है और उसी सिलसिले में आपको कॉलेज भी आना होगा। अब हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। रूही अभी काफी दिनों से काम नहीं कर रही थी और इसी वजह से वो कॉलेज भी नहीं जाती थी। रूही ने जैसे ही ये सब सुना वो बहुत खुश हो गई थी और उसने कहा, हाँ मधु, मैं कल ही कॉलेज आऊंगी और फिर तुम मुझे बता देना कि मुझे क्या क्या करना है। रूही को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ धीरज प्रताप ने किसी तरह खुद को खड़ा किया, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो किसी तरह गाड़ी तक गए और फिर घर चले गए थे। वो जैसे ही अपने घर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि जिस घर को वो इतने सालों से अपना समझते थे वो एक झूठ की दीवार पर खड़ा था और उसकी नींव में ही फरेबी और मक्कारी थी। वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सेजल अपने कमरे में थी। वो सीधा उस कमरे में गए और सेजल को देखने लग गए थे। उन्होंने उसे देखते ही उन्होंने कहा, आखिर क्यों सेजल? सेजल ने खुद को सभी सवालों के लिए तैयार कर लिया था। सेजल ने कहा, धीरज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आज तुम ये सब क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। सेजल बहुत भोली भाली बनने का ढोंग करने लगी थी। धीरज प्रताप उनके पास गए और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोले, आखिर आज भी तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोल रही हो सेजल? सेजल ने उनका हाथ झटकते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर इतना यकीन भी नहीं है तो मेरे साथ ही हो क्यों? और वैसे भी मेरे बेटे को आज तक मिला ही क्या है? जो औरत आज तक तुम्हारे साथ खड़ी रही, आज तुम उसी को ये सब सुना रहे हो। सेजल ने धीरज प्रताप को अपनी बातों में उलझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज धीरज प्रताप इस भोली सूरत के पीछे का सच भी जानना चाहते थे। उन्हें सेजल ने कहा, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी सेजल, जो तुमने मुझे ही अपना शिकार बना लिया? अगर आज उदय मुझे ये सब नहीं बताता तो शायद मैं कभी भी नहीं जान पाता कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सेजल ने जैसे ही उदय प्रताप का नाम सुना तो उसने ताली बजाते हुए कहा, ओहो, तो उदय के कहने पर तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वो सारी जायदाद हड़पना चाहता है और इसीलिए वो तुम्हें अपने रास्ते से भी हटाना चाहता है।
वरना वो तुम्हारे बेटे की सगाई क्यों करवाता? धीरज प्रताप ने कहा। क्या कहा तुमने सेजल? तुम्हारा बेटा? सेजल ने जल्दबाजी में कार्तिक के लिए ये कह दिया था। धीरज प्रताप ने कहा, और डैड, उस दिन जो अटैक हुआ था उस दिन बस तुम और उदय ही घर पर थे। उदय और डैड दोनों जख्मी हुए थे, लेकिन तुम्हें कहीं भी कोई खरोच भी नहीं आई थी। जब वो किलर पकड़ा गया तो उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया था? उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा। आखिर क्यों सेजल, आखिर क्यों? क्यों तुम मुझसे बार बार झूठ बोलती हो सेजल, बताओ मुझे। सेजल ने जो अभी अभी सुना उसके बाद वो समझ चुकी थी कि अब उसका पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन उसे इस बात की अभी भी चिंता नहीं थी कि धीरज उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। धीरज प्रताप ने कहा, सेजल, तुम जो कुछ भी कही मैं हमेशा उसे ही सच मानता रहा। मेरे लिए बाकी सब झूठ था, लेकिन तुम सच थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सेजल, आखिर क्यों? क्या तुमने कभी भी मुझे अपनाया? नहीं ना, बस पैसों के लिए मेरे साथ थी। धीरज प्रताप की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि आज उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। सेजल ने उन्हें संभालने की कोशिश की थी, लेकिन वो बस एक ही बात कहते रहे कि मुझे सब सच जानना है सेजल। सेजल ने उन्हें सोफे पर बिठाया और वो खुद पीछे मुड़ गई थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धीरज प्रताप से नजरें मिलाकर बातें कर सके। धीरज प्रताप ने कहा, सेजल, मैं हमेशा अपने बेटे से दूर रहा और हमेशा उससे इतनी नफरत की, और आज तो मेरे हाथ से न जाने कितना बड़ा पाप हो जाता अगर उदय वहां नहीं आया होता। सेजल ये सब बातें और ताने और सहन नहीं कर रही थी, इसलिए उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो बस अपने बेटे की चिंता है, और साहिल उसका क्या? तुमने कभी सोचा है कि साहिल का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा? तुम तो अपने डैड के इशारों पर ही नाचना चाहते थे, लेकिन मैं कोई कठपुतली नहीं थी जिसे जिसका मन हो वो उस तरह से नचा ले। तो मैंने ही डिसाइड किया कि मेरे बेटे को सौतेलेपन का एहसास न हो और उसे भी सारे जायदाद के हक मिले। तो मैंने हमेशा वही किया जो मुझे ठीक लगा था, और रहा सवाल, तो मैं आगे भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैंने तुमसे शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि मेरे ख्वाब बड़े थे, और हाँ, जहाँ तक बात प्यार की है, ना तो मैंने भी उससे कभी कोई कमी छोड़ी थी, लेकिन प्यार से सोसाइटी में स्टेटस और बैंक बैलेंस नहीं आता है। मुझे तो वो भी चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब किया। सेजल ने अपनी पूरी बात की, और वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा, और उसे वो देखकर हैरान रह गई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत है।